नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए और खबरें देखते हैं अब तेज रफ्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रात नई दिल्ली में हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हम 5 पांडव बिहार विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर राजनीतिक नेता मनोज कुमार झा ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार कई वर्षों से भाजपा को कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से निस्ताबूद कर दी गई है उन्हीं के लोगों द्वारा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपा जेडीयू को बराबरी पर ले आई। जेडीयू कह रही थी कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें बराबरी पर ला दिया है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा है कि हम हमेशा से कहते आए हैं, अगर नीति, नेतृत्व और नीयत सही हो तो फैसले सही समय पर होते हैं। एनडीए गठबंधन ने सही समय पर सही फैसला लिया और अब हम मिशन 2025 के तहत 200+ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, एनडीए गठबंधन ने पूरी तरह सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार की जनता के हित में निर्णय लिया। ये सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेज गति भी बढ़ाएंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मिशन और विजन के साथ काम किया जा रहा है, इसलिए सीटों का बंटवारा बिना किसी विवाद के बहुत आसानी से हो गया। शहजाद पूनावाला ने कहा, महागठबंधन में ठगबंधन के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई नेता, जिसका कोई मिशन या विजन नहीं है। सिर्फ भ्रम, विभाजन, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सीटों का बंटवारा हो गया है। चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर भी जल्द स्पष्टता मिल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच बिहार में एसआईआर के दौरान राज्य के सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपन के संबंध में कल तक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील प्राप्त नहीं हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, कल हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में रोडमैप पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, भाजपा पूरी मेहनत और लगन से काम करेगी। भाजपा नेता राकेश महाजन ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव पर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। चुनाव के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, कश्मीर के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो उत्साह मैं देख रहा हूं, उससे पता चलता है कि भाजपा इन चुनावों में इतिहास रचने जा रही है। देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तकनीक के मजबूत आधार पर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली कैंट स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का दौरा किया और छात्रों से संवाद किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है।
कफ सिरप मामले में ईडी की चेन्नई में 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। इस कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत हुई है। ईडी जिन परिसरों की तलाश ले रही है उनमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। ईडी की छापेमारी पीएमएलए के तहत की जा रही है। सभी छापे शीसन फार्मा से जुड़े हैं, जो इस सिरप का निर्माण करते थे। शीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के दुष्कर्म के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्षा विजया रेहटकर ने पश्चिम बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा सांसद बांसी स्वराज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। बांसी स्वराज ने कहा कि ममता बनर्जी न केवल राज्य की मुख्यमंत्री हैं बल्कि गृह मंत्री भी हैं और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लड़कियां इतनी सुरक्षित महसूस करें कि वे दिन हो या रात स्वतंत्र रूप से घूम सकें। दुर्गापुर दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा नेता शाह आलमी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय ममता बनर्जी लड़कियों को देर रात बाहर न निकलने की सलाह दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि महिलाओं का रात में घर से निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करे। रूस दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से वाल्मीकिया गणराज्य के प्रमुख ने अपने मंत्रियों के साथ मुलाकात की। भारत की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सहयोग के नए अवसर अपनाने के लिए सहमत हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने रूस के कल्बिया में गणराज्य की राजधानी अलिस्का में निर्माणाधीन बुद्ध पार्क में तारा देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। भारत के 3 दिन के दौरे पर आई कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, विविधता, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए अहम मानी जा रही है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-खना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। भारतीय सेना मंगलवार से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होने के नाते इस उच्च स्तरीय मंच का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों पर विचार विमर्श करना, भविष्य की शांति स्थापना के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से बातचीत करते हुए कहा कि हर पीड़ित की शिकायत का प्रभावी निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जल जीवन मिशन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने मौसम विभाग द्वारा विकसित वेब जीआईएस आधारित बहुसंकट पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली डीएसएस की सराहना की। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह बुझा दिया। मुंबई के कुल्ला सेस्टी रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। केरल में राष्ट्रव्यापी पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के अंतर्गत 21 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। राज्य भर में कुल 22,383 बूथ स्थापित किए गए थे, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट बूथ भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। इस सूची में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन, नागांव, पालघर के परनाका, रत्नागिरी जिले के गुहानगर और लाड़घर समुद्र तट शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुट गई है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे पर करीब 2.5 फीट मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, माहे, दक्षिणांतरी कर्नाटक, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है। ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी अगले 7 दिनों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु के वेलूर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के कई हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब मौसम काफी खुशनुमा नजर आया। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी, पीएसयू और बैंक, फाइनेंशियल सर्विस और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही है। भारत को सोशल सिक्योरिटी में बेहतरीन काम करने के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है और सरकार बाढ़ से टूटे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में आज 52 लाख से ज्यादा किसान एफपीओ से जुड़ चुके हैं और इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम पाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में 10.60 करोड़ घरों को किफायती एलपीजी की सुविधा मिल रही है और 6.7 करोड़ लोग प्रतिदिन फ्यूल स्टेशन पर ईंधन भरवाते हैं, जो देश को दुनिया में तेल और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बनाता है। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि गहरे पानी में खोज से लेकर हरित हाइड्रोजन और बायोएनर्जी तक भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर है। सरकार ने भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 947 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 219 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी इस दौरान रखी गई। सेबी के प्रमुख तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में एनआरआई की सहभागिता बढ़ाने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने का उनका फोकस है। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी शेयर बाजार को लेकर जागरूकता की कमी है। सेबी प्रमुख ने कहा कि हालिया राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चला है कि 63% लोग प्रतिभूति उत्पादों से वाकिफ हैं, लेकिन केवल 9.5% ही सक्रिय तौर पर इसमें भाग लेते हैं। वहीं शहरी इलाके में थोड़े ज्यादा 15% लोग शेयर बाजार में सक्रिय हैं। एसबीआई ने अपनी महिला कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 30% करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में बैंक में कुल स्टाफ का 27% महिलाएं हैं। पेटीएम में दूसरी तिमाही में एंड फाइनेंशियल होल्डिंग ने पूरी तरह से बाहर निकलकर कंपनी के शेयर होल्डिंग ढांचे में बड़ा बदलाव किया। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 33% से 27% हो गया। नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म से गोवा की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है। पर्यटन उद्योग का गोवा की जीएसपीडी में 16% योगदान है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, मत्स्य पालन, काजू प्रसंस्करण और हस्तशिल्प भी गोवा की इकोनॉमी को बढ़ाने में मददगार हैं। ईडी ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को फेमा उल्लंघन का मामला बंद करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इसके लिए ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और जुर्माना भरना होगा। चीनी व्यापार संगठन ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार भारत ने साल सितंबर तक समाप्त हुए चीनी विपणन सत्र में लगभग 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया।
डीजीसीए ने एयर इंडिया की सभी बोइंग 787 विमानों को रेड सिस्टम की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। यही नहीं, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने गाजियाबाद में 620 फ्लैट की बिक्री शुरू की, जिससे कंपनी को लगभग 2200 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व की उम्मीद है। 2025 में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सितंबर तक सोने ने 57% तक का रिटर्न दिया है। टाटा मोटर्स ने सितंबर के दौरान 40,594 यूनिट्स की मासिक खुदरा कार बिक्री के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। मारुति सुजुकी ने बाजार में अपना दबदबा बनाए रखते हुए 41.17% की बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,23,242 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के चलते शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के मूल्यांकन में 1,94,148.73 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। गाजा में युद्ध समाप्त करने की खासतौर से शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी रोलांड लेस्क्योट को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाले लॉरेन नुनेज को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व श्रम मंत्री कैथरीन वॉटरिंग को रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की शुरुआत हुई है। हमास ने 7 बंधकों को पहले समूह को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। समझौते के तहत इजरायल आज अपनी जेलों से लगभग 2000 फिलिस्तीनी बंदियों और दोषी करार दिए गए कैदियों को रिहा करने वाला है। फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में एक बार फिर से धरती हिली। लेटो द्वीप के तट के पास रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी भूकंप सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलीपींस के भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने बाद के झटकों की संभावना को देखते हुए स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि इससे 10 अक्टूबर को भी भीषण भूकंप आया था। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक द्वीपीय शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ये गोलीबारी सेंट हेलेना में विलेज बार एंड ग्रिल में हुई। पुलिस ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। साथ ही वह घटना की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के समय वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रात भर हुई सीमा झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक और तालिबान के 9 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ने बिना कोई सबूत दिए कहा है कि उन्होंने एक दूसरे को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसने 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और उसके सहयोगी लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान ने कहा कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा तीसरे दिन भी बंद रही, जिससे सैकड़ों अफगान शरणार्थी वहीं फंसे रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के कारण सभी व्यापार और पराक्रम ठप हो गए हैं। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आहान क्यूबेक ने संसद में कहा कि उत्तर कोरिया को अपनी पनडुब्बी के विकास के लिए संभवतः रूस से तकनीकी सहायता मिली है। दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम फॉलो ऑन खेल रही है। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल दूसरी पारी में 115 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। कैंपबेल और शाई होप के बीच 177 रन की साझेदारी देखने को मिली।
महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा दिए गए 331 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 48.5 ओवर में 330 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 80 रन बनाकर आउट हुई, वहीं प्रतिका रावल ने 75 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली दुनिया की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं वे सबसे कम पारी में 5000 रन तक के आंकड़े तक पहुंची हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार के बाद प्रशंसक निराश नजर आए। हालांकि उन्होंने माना कि मुकाबला कड़ा था और भारतीय टीम की बल्लेबाजी की भी उन्होंने प्रशंसा की। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा। दक्षिण अफ्रीका की नजर इस मैच में बड़ी जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारने की होगी। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में भारत को मात दी थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश को अपने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मैच गंवाने के बाद छठे स्थान पर है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। विलियमसन ने मार्च में चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा दिया। अब मंगलवार को होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में ग्रुप जी के शुरुआती मैच में आज भारत का सामना किर्गिस्तान से होगा। भारतीय टीम की नजर 21 साल का इंतजार समाप्त कर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने पर है। घाना ने अगले साल के फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर में घाना ने कॉमोरोस को 1-0 से हराया। घाना के लिए मोहम्मद कुदुस ने विजयी गोल किया। फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ ने वुहान ओपन का खिताब अपने नाम किया। गॉफ ने फाइनल मैच में जेसिका पेगुला को मात दी। ये उनका तीसरा WTA 1000 खिताब है। मोनाको के दुनिया के 204वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी वेलेंटिन पेशेरो ने शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। ये वेलेंटिन के करियर का पहला ATP खिताब है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।